हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 5th की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन, ये कई बार आ चुका है। क्लास 6, 7, 8 में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला है ये टॉपिक, और इसे मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। मैं बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें अब इस क्लास 9th में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा उन्हें आप ऐड कर देंगे अपने नोट्स में ही, तो आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसमें हम बात करेंगे भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के विषय में और उन वहाँ पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं उनके विषय में। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम रिलेट करेंगे यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं इनसे रिलेटेड उनको भी, साथ ही यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को भी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के विषय में। देखिए, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वन साल भर पत्तियां नहीं गिराते। ये वन बहुत ही घने होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, है ना। इससे कटीले वन से रिलेटेड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मैं कीवर्ड्स बताऊंगी आपको क्वेश्चन में कि इस कीवर्ड से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इस कीवर्ड को फोकस करिए, इसमें ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो, है ना। देखिए, जो ये कटीले वन या झाड़ियाँ हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अरब सागर शाखा पश्चिमी, अभी मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में अरब सागर शाखा के बारे में। देखिए, अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। इसके चलते इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। साथ ही देखिए, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भी वर्षा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी वर्षा वन पाए जाते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे कैसे वर्षा होती है ना, किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्लास 4th के चैप्टर में, मतलब क्लास 9th के 4th चैप्टर में, है ना। देखिए, इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके शिलांग पठार या मेघालय पठार के आसपास के क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पठारी भारत के भीतरी क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी वजह है छायावृष्ट प्रदेश। इसके विषय में मैंने पिछले चैप्टर में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4th में बहुत ही डिटेल में अच्छे से छायावृष्ट प्रदेश को समझा के रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट क्लास 9th की जाकर हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 पार्ट में है वो वीडियो, तो आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए, इन क्षेत्रों में विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, है ना। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भी। वनस्पतियों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये स्वयं पर्यावरण की दशाओं और जल की उपलब्धता के आधार पर ढल जाती हैं, स्वयं को ढाल देती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता होती है, जिस कारण इन वनस्पतियों में चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। ये वृक्ष अपनी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से ग्राउंड वाटर का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार ये वातावरण में नमी की मात्रा को बनाए रखते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि पश्चिमी भारत में और पठारी ढाल के भीतरी भागों में, पठारी ढाल के भीतरी भागों में का मतलब है कि ये है भारत, ये इधर, ये जो पठार का जो अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वनस्पतियाँ स्वयं को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और ये जीवित रह सकें। इसीलिए इस जगह पे एलोवेरा, कैक्टस बहुत पाए जाते हैं, है ना, इस तरीके के वन पाए जाते हैं। देखिए, वहीं हिमालय के तराई क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक वर्षा मानसूनी होती है। इन मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष सर्दियाँ बीतने के बाद और ग्रीष्म ऋतु से ठीक पहले
अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। ये पत्तियां इसलिए गिरा देती हैं क्योंकि ये ग्रीष्म काल बढ़ता है तो वायुमंडल में तापमान बढ़ता है और उसी सापेक्षित आर्द्रता की और उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घटने लगती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन क्षेत्रों के वनों को पहाड़ी वन यानी पहाड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन है ना, पतझड़ वन भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो सॉरी, पहाड़ी नहीं, पतझड़ है, ठीक है। पतझड़ वन, पर्णपाती वन, मानसूनी वन कहते हैं। वहीं पर्वतीय और वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं बल्कि ढाल का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है, जिस कारण सीमित क्षेत्रों में ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये है एक पर्वत, ठीक है, ढाल का अनुसरण कर रही है, ठीक है। ऊंचाई जलवायु संशोधन लाती है ना। तो यहाँ पे तो खूब ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे, ऐसे झब्बेदार टाइप होते हैं ना, इस तरीके के धरातल के निचले क्षेत्र में। वहीं जब धरातल के ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए आपको पेड़ मिलेंगे। ये जो ऐसे नोकीले से अपना जो शेप बनाते हैं, इसकी वजह है कि जब हिमाच्छादन होता है, मतलब जब बर्फबारी पड़ती है तो फिसल करके पत्तियों से नीचे गिर जाते हैं, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता। जो ऐसे वाले पेड़ होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये होता है इन टाइप के पेड़ों के साथ, है ना। अब देखिए, फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, जिस कारण सीमित क्षेत्रों में ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। पर्वत जलवायु का संशोधन कर लेता है ना। पर्वत जलवायु का संशोधन कर लेता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे अफ्रीका के केन्या में माउंट केन्या विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण एक गर्म देश है और उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है। फिर भी माउंट केन्या के शिखर पर ग्लेशियर पाया जाता है, वह हिमाच्छादित रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे तापमान जो है वो बढ़ जाता है, तापमान जो है वो घट जाता है, उसमें गिरावट आती है, बढ़ नहीं जाता, गिरावट आती है। तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिमालय के और ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान से सुन लीजिए, हिमालय के तराई क्षेत्रों में सदाबहार वन, हिमालय के ऊंचाई पे जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और बहुत और ऊंचे जाने पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये इस तरीके के वन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोणधारी, ये कोण है ना, इधर से निकल गए स्लिप करके जो बर्फबारी हुई, जैसे कि देवदार। जो कोणधारी वन है उनके लिए आप जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उनकी एग्जाम्पल के लिए आप देवदार ले लीजिए, है ना, इस तरीके से। तो फिर कोणधारी वन पाए जाते हैं। हिमालय के और ऊंचाई में जाने पर टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी वनस्पतियां क्या होती हैं? पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। संरचना व पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे स्वयं को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है, मैंने आपको सिर्फ समझाया कि वनस्पतियां क्या होती हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि प्राकृतिक वनस्पतियां पौधों का वह समुदाय है जिसे लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता है जिसमें, ठीक है। और मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस भाग को अक्षत वनस्पति कहते हैं, अक्षत वनस्पति। अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो जैसे कि टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है, इसे अल्पाइन वनस्पति भी कहते हैं, टुंड्रा वनस्पतियों को। इसके तहत 3 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक होता है काई, एक लाइकेन और एक होता है काई, एक होता है लीचेन और तीसरा होता है घास। ये 3 वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना। अब देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा से, जिसे अब आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, इस तरीके से कॉलम्स बना लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए वनस्पति खंड, ऊपर आप लिख लीजिए वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। फिर आप यहाँ पे वनस्पति खंड लिख लीजिए, यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान लिख लीजिए, यहाँ पे जनवरी से औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड से, और यहाँ पे टिप्पणी लिख लीजिए। अब मैं जो आपको बोलती जा रही हूँ आप ध्यान से उसको लिखते जाइए। वनस्पति खंड में लिखिए उष्ण,
और औसत वार्षिक तापमान में लिखिए 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जनवरी से औसत तापमान में लिखिए 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और टिप्पणी में लिखिए कोई पाला नहीं पड़ता है यहाँ पे। उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो उपोष्ण में लिख लीजिए, मतलब वनस्पति खंड में आप उपोष्ण लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए औसत वार्षिक तापमान में 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जनवरी से औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और टिप्पणी में लिख लीजिए कभी कभी पाला पड़ता है। वनस्पति खंड शीतोष्ण, इससे आपको समझने में अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो आप अगर इसे याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पौधा है ये अगर मान लीजिए कोई पौधा दे दिया, किसी पर्टिकुलर पेड़ का नाम दे दिया या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि ये किस जो है खंड के अंदर आता है, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, उपोष्ण या शीतोष्ण या अल्पाइन, तो आप समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको अगर औसत वार्षिक तापमान और वर्षा पता होगी, और अगर आपने थोड़ा सा इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है, अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देखिए, तो आपको ईजिली आप वहाँ पे लगा के आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और 80% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सही भी होंगे। 80% इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो वही परसेंटेज 99% तक हो सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं शीतोष्ण पर। देखिए 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान इसका, और जनवरी से औसत तापमान कितना है, -1 डिग्री से -10 डिग्री के आसपास, है ना। अब देखिए, अब इसमें -10 में आप ऐसे लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, फिर ऐसे फिर 10 लिखिएगा, और फिर इसे कोष्टक बंद करके डिग्री सेल्सियस लिख दीजिएगा। अब देखिए कभी पाला कभी बर्फ पड़ता है शीतोष्ण में। अब नीचे लिखिए अल्पाइन, इसमें 7 डिग्री से कम, और मतलब औसत वार्षिक तापमान में 7 डिग्री से कम, और जनवरी से औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में -1 डिग्री से कम, और टिप्पणी में लिखिए बर्फ। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वन की मतलब कम वर्षा कम जो है पाए जाते हैं वन, ठीक है, अपेक्षाकृत कम वन पाए जाते हैं। अब देखिए भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र कॉलम बना करके लिखते जाइए। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप बहुत इजीली इन चीज़ों को लिख पाएंगे। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक विस्तार है इसका। और वनस्पति वितरण की लिख लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी वन यानी कि कोनीफर्स और चौड़ी पत्तियों वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और अल्पाइन क्षेत्र में शीतोष्ण की से ऊपरी सीमा पर यहाँ पे श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। अब पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक शीतोष्ण क्षेत्र में यहाँ पे ओक पाया जाता है, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष और छोटे बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र व सूरमा घाटी का तक विस्तार है इसका, और इसमें सदाबहार जंगल और बीच बीच में घने बांस के और लंबे घासों की झुरमुट भी पाए जाते हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में ये पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान की बात मैं कर रही हूँ। इन क्षेत्रों में शुष्क और गर्म है ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कछारी मैदान है, यहाँ गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र में ये भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर के तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, झाड़ियों के वन पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। मालाबार क्षेत्र की बात कर रही है, प्रायद्वीपीय तट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मालाबार क्षेत्र में विस्तार प्रायद्वीपीय तट। उसके बाद वनस्पति वितरण क्या है, घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं जैसे कि नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, फिर रबड़, काजू आदि, ठीक है। अंडमान क्षेत्र की बात करें तो विस्तार है अंडमान द्वीप। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और अपलावी जंगलों की अधिकता देखने को मिलती है। वन और वनस्पति में अंतर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वन एक विशाल प्रदेश है जो
पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ होता है। वन से तात्पर्य घने और परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है। वन एक समान भूदृश्य वाली यानी लैंडस्केप प्रदान करता है ना, भूदृश्यावली प्रदान करता है। वनस्पति क्या है? वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के समुदाय को समाहित किया जाता है। वनस्पति किसी प्रदेश को मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले पौधों, घासों, झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखिए, वनस्पतियों के प्रकार के बारे में तो हमने बात कर ली है ऑलरेडी दूसरे चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी हम फिर से जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं देखे, उनको मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत में प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ज्वारी या मैंग्रोव वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, कटीले वन व झाड़ियाँ। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर लेते हैं। सदाबहार वन भी कहे जाते हैं। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय प्रदेश, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके सिवा अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके पूर्वोत्तर भारत अर्थात सिलांग पठार और आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके सिवा समझिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, उत्तरी सह्याद्री पश्चिमी घाट में वर्षा वन को 16 नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या है? लंबे वृक्ष हैं, सघन वन है, जीवों और वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है, कठोर लकड़ियों के भंडार हैं, इमारती प्रयोग नहीं होता, आर्थिक उपयोगिता बहुत सीमित है ना। अब हम उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन की बात कर ले, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। 6 से 8 सप्ताह में पत्तियां गिरा देते हैं, है ना। प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी? बांस, साल, शीशम, चंदन, सहतूत। शुष्क पर्णवाती वन की बात करें तो देखिए 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यूपी बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। वृक्ष कौन कौन से? सागौन, सागौन, साल, पीपल, नीम। जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी। पक्षी छिपकली, सांप, कछुआ। इन क्षेत्रों को साफ करके खेती के लिए उपयोग किया जाता है ना। कटीले वन व झाड़ियों की बात कर ले तो देखिए 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाएंगी ये, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा। प्रजातियां खजूर, नागफनी, फिर यूफोब्रिया, इस तरीके के कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। ये वृक्ष जो यहाँ पाए जाते हैं, इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों तरफ फैली होती हैं। पत्तियाँ छोटी होती हैं ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो सके, है ना। पर्वतीय वन तापमान में कम और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। तापमान में कमी 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है पर्वतीय वन। मुख्य चौड़ी पत्ती वाले ओक जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है ना। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया, पाइन, चीड़ को पाइन भी कहते हैं, देवदार हो गया, इस तरीके के स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया, है ना। अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका उपयोग गुज्जर और घुमक्कड़ जाति पशु चारण के लिए करता है। अब मैंग्रोव वन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए इसमें पौधों की जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, दामोदर, कृष्णा, कावेरी नदियों में के डेल्टा भाग में ये वनस्पतियां मिलती हैं, है ना। प्रसिद्ध जानवर यहाँ पे टाइगर हो गया, कछुआ हो गया, उसके सिवा मगरमच्छ, घड़ियाल, कई तरह के सांप। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? नारियल, ताड़, इस तरीके के वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, है ना। ओके, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो के भारत के वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।